फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्ट दिग्गज अकेडमी में। मित्रों, आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो क्लास 12 की आज जो आपका लेसन है वो है मित्रों दूसरा लेसन, जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन, जिसका मित्रों नाम है बिलियन। सबसे पहले हम जान लेते हैं बिलियन क्या होता है। जब दो पदार्थ को किसी समान या विसमान पदार्थ को जब मिला के हम लोग बनाते हैं मेथड, तो वो बनता है बिलियन सॉल्यूशन। कोई भी पदार्थ हम मिला लेते हैं, जैसे H2O प्लस O, साइनोफेरो बन जाएगा H2O, ये बन गया जल। ये दो पदार्थ हैं और इसके उपस्थिति में जो बना के निकला है वो है बिलियन, यानी बिलियन। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 बिलियन। ये भी काफी नंबर के आएगा आपका, तो बने रहेंगे मेरी वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और बनिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखना और आपके बोर्ड में नंबर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता मतलब पदार्थ की होती है। इसमें आपको फार्मूला लगाकर नॉर्मलता निकालनी होती है। इसमें है विलय में ग्राम अणुओं की संख्या, विलय में ग्राम अणुओं की संख्या अपान में जो होता है वो है बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन, जो बिलियन का आयतन होता है वो मित्रों होता है लीटर में। मित्रों, जो नॉर्मलता होती है वो होता है विलय में ग्राम अणुओं की संख्या अपान में होता है जो बिलियन का आयतन लीटर में होता है। ये आपका एक फार्मूला हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे 2 या 3 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आप में पूछे जाएंगे। यानी नॉर्मलता बराबर होता है विलय में ग्राम अणुओं की संख्या आपको निकालनी होती है। उसके बाद में बिलियन का आयतन जो होता है लीटर में, वो लीटर में आपको निकालना होता है। ब्रॉड में नोटेड, ये जो ग्राम अणुओं की संख्या है वो निकालनी होती है और जो इसका जो आयतन होता है वो लीटर में। और इसके बाद में एक मोलरता का प्रसिद्ध फार्मूला है, वो आपको जरूर याद करना है। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या जो होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या, और जो बटे में होता है उसका मान होता है बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन, और जो बिलियन का आयतन होता है वो मित्रों होता है लीटर में। मित्रों, ये जो फार्मूले हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में। जो न्यूमेरिकल आएंगे इससे सॉल्व होगा। पहला जो फार्मूला हो गया वो है आपका नॉर्मलता बराबर। मित्रों, नॉर्मलता बराबर मैंने आपको बता दिया कि होता है विलय में ग्राम अणुओं की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। उसके बाद में जो मोलरता बराबर होता है वो होता है विलय में मोलों की संख्या, सॉरी विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये दो फार्मूला हो गए, ये आप नोट कर लीजिएगा मित्रों। और इसके बाद में जो आपका होता है मोलरता और नॉर्मलता, और मोलरता और मोललता में संबंध। पॉइंट टू नोटेड, जो मैं कह रहा हूं उसे फोकस कीजिएगा। मोलरता और मोललता में संबंध आपको बताना है, और मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है वो भी आपको बताना है। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? तो मित्रों देख लीजिए, मोलरता इनटू अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अणुभार को हम यहाँ मोलर द्रव्यमान, अणुभार को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। पॉइंट नोटेड, ये दोनों एक ही नाम है, मोलर द्रव्यमान। इनटू आप इससे करते हैं, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा बराबर नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार, यानी मोलरता इनटू अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान बराबर होता है नॉर्मलता और तुल्यांकी भार के। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? तो मोलरता बराबर हो जाएगा नॉर्मलता बटे संयोजकता, नॉर्मलता बटे संयोजकता।
संयोजकता। ये फॉर्मूला ये हो गया जब आपकी नॉर्मलता और संयोजकता दी जाए और आपसे मोलरता पूछी जाए तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलरता इंटू अणुभार मोलर द्रव्यमान बराबर होता है नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। अगर केवल आपको मोलरता निकालनी है तो आप करिएगा नॉर्मलता और संयोजकता। इसके बाद में जो आपका आएगा लेसन, इसके बाद में हम आपको बताएंगे मोलरता, सॉरी इसके बाद लेसन तो यही रहेगा। इसके बाद में मैंने आपको मोलरता बता दी और नॉर्मलता का फार्मूला, और मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है, यानी जो मोलरता हो गई वो हो जाएगा मित्रों आपका नॉर्मलता बटे संयोजकता। इसके बाद में मोललता का फार्मूला क्या है, मोललता, ये दोनों डिफरेंट शब्द हैं, मोललता और मोलरता ये डिफरेंट शब्द हैं। आप जानिए मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ये हो जाती है आपकी विलय के मोलों की संख्या अपॉन में जो आपका आता है वो होता है विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। विलायक जो घुलता नहीं है, विलय जो मतलब घुल जाता है, विलायक का आयतन केजी यानी किलोग्राम में। जो विलायक का आयतन होगा वो आपको किलोग्राम में लिखना है, ये होता है मित्रों मोलरता। मैं आपको मोलरता के बारे में बता चुका हूं, मैं आपको मित्रों मोलरता के बारे में बता चुका हूं, मैं मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध बता दे चुका हूं। अगर उसमें संयोजकता दी जाती है तो मैं उसका फार्मूला बता चुका हूं। इसके बाद में जो है मोलरता ये होता है विलय में मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन जो होता है वो है किलोग्राम में। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में 3 से 2-3 नंबर के क्वेश्चन इसी से पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में जो मित्रों इस लेसन की आत्मा है, यानी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में जो ये दूसरा लेसन है आपका केमिस्ट्री में विलयन, उसकी जो आत्मा है वो है मित्रों राउल्ट का नियम। आप नोट कीजिएगा राउल्ट का नियम, राउल्ट के बाष्पदाब, राउल्ट के बाष्पदाब का नियम, राउल्ट के बाष्पदाब का नियम। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है राउल्ट के बाष्पदाब का नियम। तो मित्रों सबसे पहले हम जान लेते हैं ये राउल्ट के बाष्पदाब का नियम का पहले क्या है। तो मैं मित्रों आप इसको बताऊंगा राउल्ट के बाष्पदाब का नियम क्या कैसा क्या है, मैं आपको इसको और समझाऊंगा। किसी विलायक में अवाष्पशील अशुद्धियों, मैं इसमें लिखता हूं आप नोट कीजिएगा, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। मोल प्रवाह N/N+N, कैपिटल N/N+N, पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। समझिएगा राउल्ट के बाष्पदाब का नियम परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, बाष्पदाब का नियम बताइए, राउल्ट का नियम बताइए, राउल्ट के बाष्पदाब का नियम बताइए। चारों चीजें एक ही हैं। तो है किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर विलयन के बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित
मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज जान लीजिए n/n+n, 9 में ही फार्मूला आपको पता है, हाई स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो मित्रों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, मैं आपको सही से बताऊंगा इसको, तो आप ये डिवाइड नोट कर लीजिएगा। राउल्ट के बासुदाब का नियम यूपी बोर्ड में आप डाल लीजिए 2018, 2019, 2011, 2010 इतनी परीक्षाओं में यह बोर्ड के पेपर में आ चुका है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में। राउल्ट के बासुदाब का नियम बता रहा हूं मैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर विलयन के बासुदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसको आप समीकरण में देख लीजिएगा ये कैसे क्या होगा। तो मित्रों आप ये समझ चुके होंगे कि क्या कैसा क्या है। राउल्ट के बासुदाब का नियम यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता रहा हूं आपको इसका समीकरण क्या है। इसका समीकरण हो जाएगा P0 - PS अपॉन P0 अपॉन n बराबर n अपॉन n+n। किसी विलायक के बासुदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। पॉइंट यू नोटेड, आप ये नोट कीजिएगा, मैंने कहा था मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो n/n+n कैपिटल N ये है मित्रों मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मोल प्रभाज P0 - PS अपॉन P0 बराबर n+n, ये मित्रों है आपका राउल्ट के बासुदाब का नियम। अब यहां पर जान लीजिए P0 क्या है, जो P0 और PS क्या है, और n/n+n ये क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो P0 है वो है विलायक तथा विलयन के बासुदाब। ये है विलायक का बासुदाब और जो ये है वो है विलयन का बासुदाब। तो मित्रों P0 - PS अपॉन P0 बराबर n/n+n। तो मित्रों P0 बराबर हो गया विलायक का बासुदाब, PS हो गया विलयन का बासुदाब, और जो n/n+n हो गया ये हो गया मूल प्रभाज। मैं आपको बता चुका हूं। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि क्या होता है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने के बासुदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी P0 - PS, P0 बराबर n/n+ कैपिटल N। P0 है विलायक का बासुदाब, PS है जो विलयक है बासुदाब है, और जो n/n+n है वो है मोल प्रभाज। इसे आप मित्रों जान लीजिए ये है। और इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूं। विलयन अति तनु होता है तो विलयन इसकी भी शर्त लागू होने की ये है, अवाष्पशील विलय तनु पदार्थों पर लागू होता है। जो ये मित्रों फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो ये लागू होगा, ये किस पर लागू होता है हमने ये समझ तो लिया, लेकिन हम इसे किस में लगाएंगे, अवाष्पशील तनु पदार्थ में। अवाष्पशील तनु पदार्थ, अवाष्पशील तनु पदार्थ में ये राउल्ट के नियम का जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे। इसके बाद में आप देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। सीमा मतलब बाउंडेशन क्या है, हम कैसे राउल्ट के नियम को लगा सकते हैं और एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही हम इस नियम की पुष्टि कर सकते हैं और इस नियम को लगा सकते हैं। तो मित्रों अब मैं बताऊंगा राउल्ट के वास्तु नियम की सीमाएं। सीमाएं हेडिंग आप डाल लीजिए सीमाएं। सीमाएं मतलब कहां तक राउल्ट का नियम काम करेगा और किसके बाद राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। जान लीजिए आप। पहला जो आपका है तनु विलयनों पर लागू होगा। तनु विलयन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तनु क्या होता है। तनु विलयन पर लागू होगा, तनु विलयन पर लागू होगा। इसके बाद में जो सेकंड है वो मित्रों है आपका तनु विलयन लागू होता है। सांद्र विलयन विचलन प्रदर्शित करते हैं। सांद्र विलयन
जो होता है राउल्ट के नियम, राउल्ट रूल पर विचलन प्रदर्शित करते हैं। विचलन मतलब मुड़ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है आपका वो है विद्युत अपघट्टों के लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्टों पर, विद्युत अपघट्टों पर, विद्युत अपघट्टों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये तीसरी हो गई। और इसके बाद में बस आपको ये तीन लिखना है, राउल्ट का नियम किन पर लागू नहीं होता। पहला तनु बिंदुओं पर राउल्ट का नियम लागू होता है, ये आपको लिखना है, ये है राउल्ट के नियम की सीमाएं। दूसरा है शांत विलयन, राउल्ट के नियम पर विचलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब भटक जाते हैं, अपनी सही जगह नहीं पहुंचते। तीसरा है विद्युत अपघट्टों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये मित्रों हो गया आपका राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं, जिसमें अगर आप 3 भी लिख लेते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये जो मैंने बता दिया ये है सेकेंड लेसन जो है आपका विलयन उसकी आत्मा है। इसके बाद भी हम कुछ देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम आपको बताएंगे अब मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आ चुका है। मोलल उन्नयक द्रव्यमान, मोलल उन्नयक स्थिरांक, स्थिरांक से आप क्या समझते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। मोलल उन्नयक स्थिरांक क्या होता है। किसी विलायक में 1000 ग्रामों में, किसी विलायक हमने ले लिया, किसी विलायक में, किसी विलायक के 1000 ग्रामों, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विद्युत अनघपटन, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु, पॉइंट बी टू नोटेड, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम जो अणु है घोलने पर उसके क्वथनांक में, क्वथनांक मतलब टेम्परेचर, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। वह विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। पॉइंट के नोटेड, किसी विलायक में अगर 1000 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी उन्नयन में जो वृद्धि होती है क्वथनांक में, वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है वो होता है मित्रों, ये 1 नंबर में बहुत ही पूछा जा चुका है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जो इसका मात्रक होता है वो मात्रक होता है केल्विन ग्राम मोल इनवर्स, केल्विन ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका हो गया मात्रक मोलल अवनयन स्थिरांक का। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू मोललता, केवी इंटू मोललता। मोललता होता है स्मॉल एम और मोललता होगा तो कैपिटल एम होगा, नोट कर लीजिएगा। और जहां पर डेल्टा टीवी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो एक बार इसे आप फिर समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 के लिए।
मोलर उन्नयन स्थिरांक से क्या समझते हैं? किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विद्युत अनिर्भट का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह विलायक का मोलर उन्नयन द्रव्यमान मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक होता है केल्विन प्रति ग्राम मोल इनवर्स, और इसका जो फार्मूला होता है वो डेल्टा टी भी बराबर होता है केवी इंटू मोलरता। अगर आपको मित्रों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद।